Hello guys, today's topic is electric field due to a continuous charge distribution. अभी तक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज और अ ग्रुप ऑफ मल्टी चार्ज सिस्टम या ग्रुप ऑफ चार्ज मल्टी चार्ज सिस्टम की वजह से कैलकुलेट किया था। आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन ड्यू टू अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी बॉडीज़ के लिए करेंगे जिसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। चार्ज किसी बॉडी के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट है, जैसे मान लीजिए एक धागा है या एक वायर है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली या नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, दोनों पॉसिबिलिटी होती हैं। एक सर्कुलर रिंग है, इस रिंग पर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली या नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। सर्कुलर आर्क है, कंप्लीट सर्कल नहीं है, एक सर्कल का सेगमेंट है या एक वायर लिया है, उसे सर्कुलर आर्क की फॉर्म में बेंड कर दिया गया है। इसकी वजह से सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करना है। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। एक डिस्क है, डिस्क पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करना है। स्फेरिकल शेल सेगमेंट है, इसके सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो हमें इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करना है। तो अभी तक हमने बात की थी कि पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट की, या फिर ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्ज मल्टी चार्ज सिस्टम की वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन किया था। उसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल भी इंक्लूड हुआ था। अब हम डिस्कस करेंगे कि अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है तो किस तरह से उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन किया जाता है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। अब यहाँ पे तीन इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये हैं कि चार्ज किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट है। तो एक होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी को जनरली लेमडा से रिप्रेजेंट किया जाता है। और लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ। इसका मतलब होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। इसका मतलब होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी इसे सिग्मा से रिप्रेजेंट किया जाता है। सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब है चार्ज पर यूनिट एरिया। सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब है चार्ज पर यूनिट एरिया, इसे हम सिग्मा मानते हैं, यानी कि यूनिट एरिया पे चार्ज सिग्मा है। और तीसरा टर्म जो इस्तेमाल होता है वो होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को जनरली रो से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसका मतलब होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो। मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी यानी कि यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज है, तो यूनिट लेंथ पे हमने चार्ज माना है लेमडा। यूनिट एरिया पे चार्ज कितना है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। और यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज है उसे हम रो मानते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहते हैं। लेमडा, सिग्मा या रो लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ये यूनिफॉर्म भी हो सकती है, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकती है। यूनिफॉर्म मतलब ईच सेक्शन ऑफ यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ जितने भी सेक्शन आप लेंथ के बनाएंगे उन सब पर चार्ज सेम है या अलग अलग है। अगर चार्ज हर सेक्शन पर डिफरेंट है, इक्वल लेंथ के अगर आप सेगमेंट्स करेंगे या यूनिट लेंथ के सेगमेंट्स बनाएंगे, इक्वल लेंथ के सेगमेंट्स करने पर अगर हर सेगमेंट में चार्ज सेम है, जैसे यहाँ पर हम कई सारे इक्वल सेगमेंट बना लें और हर सेगमेंट पर चार्ज अगर सेम है तो कहेंगे यूनिफॉर्मली
चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, और हर सेगमेंट पर चार्ज की वैल्यू अगर अलग अलग है तो नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। यही बात यहाँ पर एरिया के लिए लागू होती है। अगर किसी सरफेस एरिया पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हर इक्वल एरियल सेगमेंट पर अगर चार्ज सेम है तो यूनिफॉर्मली सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, और अगर इक्वल एरियल सेगमेंट पर चार्ज अलग अलग है तो चार्ज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यही बात वॉल्यूम के लिए लागू होगी। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या करेंगे, अगर यूनिट वॉल्यूम में, या ये कहिए कि अगर हम इक्वल वॉल्यूम के सेक्शंस बना लें और हर सेक्शन पर अगर चार्ज सेम है तो कहेंगे यूनिफॉर्मली वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, और अगर हर इक्वल वॉल्यूम के सेक्शन पर चार्ज सेम नहीं है तो कहा जाएगा नॉन यूनिफॉर्मली वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो हर केस में दो पार्ट हो जाएंगे, एक यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एक नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इस तरह से इसमें बहुत सारे केस आते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत सारे केसेस हम इन्वॉल्व कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट केस की हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सबसे इजी केस जो यहाँ पर होता है वो होता है रिंग वाला। तो हम पहले डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड सर्कुलर रिंग। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज सर्कुलर रिंग। हमारे पास एक सर्कुलर रिंग है, ये मान लीजिए एक सर्कुलर रिंग है हमारे पास। इस सर्कुलर रिंग पर चार्ज Q यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। इस सर्कुलर रिंग पर चार्ज Q यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। चार्ज Q इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सर्कमफ्रेंस ऑफ द रिंग। चार्ज Q यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, मैंने बोल दिया यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप इक्वल सेक्शंस बनाएंगे इसके लेंथ के तो हर सेक्शन पर चार्ज की अमाउंट सेम है। ये यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमें इसकी वजह से इसकी एक्सिस पर, एक्सिस ऑफ द रिंग क्या होती है, एक्सिस ऑफ द रिंग होती है द लाइन विच पासिस थ्रू सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिंग। रिंग का ये सेंटर है, ज्योमेट्रिकल सेंटर, ज्योमेट्रिकल सेंटर पर ही इसका सेंटर ऑफ मास कॉन्सेंट्रेट होता है। ये बात 11th क्लास के सेंटर ऑफ मास चैप्टर में बताई जाती है। तो रिंग का जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है उससे पास होने वाली एक लाइन की इमेजिनेशन कीजिए। अ लाइन विच पासिस थ्रू सेंटर ऑफ द रिंग एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग। रिंग किसी न किसी प्लेन में लाई करती है। यहाँ पर प्लेन ऑफ पेपर है तो रिंग प्लेन ऑफ पेपर पे लाई कर रही है। द लाइन विच पासेस थ्रू, जिस डायरेक्शन में हम पेन रख रहे हैं, अ लाइन विच पासेस थ्रू सेंटर ऑफ द रिंग एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग इज कॉल्ड एक्सिस। तो रिंग की एक्सिस क्या होती है, जैसे ये हमारे पास एक रिंग है। अब इस रिंग और इसे आप इस पेन को एक लाइन मान लीजिए। तो इस तरह से इसके सेंटर ऑफ मास या सेंटर से पास होने वाली एक्सिस और रिंग के प्लेन, ये रिंग का प्लेन है, रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर, इसे कहा जाता है एक्सिस ऑफ द रिंग। इस एक्सिस पर कोई पॉइंट ले लीजिए, उसी पॉइंट पर हमको इस रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करना है ड्यू टू द रिंग। अब इसके लिए करते क्या है, हमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाले केसेस के लिए जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करते हैं तो हमें इंटीग्रेशन की हेल्प लेनी पड़ती है। इंटीग्रेशन की हेल्प के बिना ये केसेस सॉल्व नहीं होते। तो जहाँ तक इंटीग्रेशन हो सकता है वहाँ तक ये केसेस भी सॉल्व किए जा सकते हैं। तो हम इंटीग्रेशन करने से पहले हमें डिफरेंशियल सेगमेंट्स बनाने होते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स करने होते हैं जिन्हें हम डिफरेंशियल सेगमेंट करते हैं। तो हम क्या करते हैं,
इसमें कुछ सेगमेंट्स बनाएंगे रिंग में। ये सेगमेंट्स चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से शायद आपको देखने में दिक्कत हो रही है, तो मैं एक डायग्राम और बना दूंगा अभी। इस तरह से हम छोटे छोटे ये सेगमेंट्स बना लेते हैं। जितना स्मॉल पॉसिबल सेगमेंट आप बना सकते हैं बना लीजिए। एक डायग्राम और देख लीजिए। ये सर्कुलर रिंग है, ये हम सेगमेंट्स कर रहे हैं इसके। ये सेगमेंट्स इस तरह से जितने पॉसिबल सेगमेंट्स आप कर सकते हैं कर लीजिए। ये हमने सेगमेंट्स कर लिए। हर सेगमेंट इक्वल है, ठीक है। इन्हें कहा जाता है इसी में किसी भी एक सेगमेंट को आप क्या बोलोगे, डिफरेंशियल सेगमेंट। अब इस डिफरेंशियल सेगमेंट पे चार्ज क्या होगा, तो डिफरेंशियल सेगमेंट पे जो चार्ज होता है उसे डिफरेंशियल चार्ज माना जाता है। तो डिफरेंशियल सेगमेंट पर चार्ज हम मान लेते हैं dq है, किसी भी dq। डिफरेंशियल सेगमेंट पर चार्ज क्या है, dq। एक डिफरेंस चार्ज dq है, दूसरे पर dq है, तीसरे पे dq है, चौथे पे dq है। इसी तरह से हर सेगमेंट जितने भी पॉसिबल सेगमेंट्स हैं उन सब पे चार्ज dq है। इन सबको जब आप सम कर दोगे इस तरह से, तो dq इज इक्वल टू ये टोटल चार्ज। इंटीग्रेशन का मतलब होता है समेशन करना, सारे चार्ज को सम कर देना। तो ये हो जाएगा dq, ये टोटल रिंग के लिए चार्ज मिल जाएगा। इसका मतलब नहीं dq की वैल्यू यहाँ पे q ही आ जाएगी, ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ dq यानी कि एक सेगमेंट पे चार्ज dq है, ऑल सेगमेंट्स पे चार्ज q है। इंटीग्रेशन ऑफ dq का मतलब है कि ऑल सेगमेंट्स पे चार्ज है, टोटल चार्ज ओवर द रिंग। रिंग पर कितना चार्ज प्रेजेंट है वो q है, ठीक है। एक सेगमेंट पर हमने dq चार्ज की एजम्पशन कर ली है। अभी इस डायग्राम पे फिर से लौट कर आएंगे, पहले आगे बढ़ते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करना है हमको एक्सिस पर। तो ये हम एक रिंग सेगमेंट, एक रिंग एज्यूम कर लेते हैं। इस तरह से हमने एक रिंग सेगमेंट को एज्यूम कर लिया है। ये इस रिंग का सेंटर, ये रिंग इस तरह से रखी हुई है, प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर है। इस तरह से रखी हुई है, प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर है। ये इस रिंग की एक्सिस है। द लाइन विच पासेस थ्रू सेंटर ऑफ द रिंग एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग। सेंटर को O मान लीजिए और जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करना है उसे P मान लेते हैं। P मान लेते हैं। इस रिंग की रेडियस हम मान लेते हैं R। ये R रेडियस की रिंग है। अब इस रिंग पर हम एक सेगमेंट एज्यूम कर लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर सेगमेंट्स किए हैं वैसे ही हमने एक सेगमेंट यहाँ पे एज्यूम कर दिया। जब इस सेगमेंट को हम एज्यूम करेंगे तो इस सेगमेंट की वजह से ये सेगमेंट, देखिए जब हम लाइन चार्ज के सेगमेंट करते हैं तो ये पॉइंट चार्ज आ जाता है। ये सेगमेंट इतना स्मॉल है कि दिस सेगमेंट कैन बी ट्रीटेड एज अ पॉइंट चार्ज। इस सेगमेंट को पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट किया जाएगा। ये हमने एक सेगमेंट एज्यूम कर लिया। दिस सेगमेंट बिहेव्स एज अ पॉइंट चार्ज हैविंग चार्ज dq। इस सेगमेंट से पॉइंट P की डिस्टेंस, तो पॉइंट P को ज्वाइन कर दीजिए। इस सेगमेंट से पॉइंट P की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, तो O से यानी एक्सिस पर पॉइंट P की डिस्टेंस हम मान लेते हैं R, स्मॉल r कंसीडर कर लेते हैं। एक्सिस से पॉइंट P की डिस्टेंस हम मान लेते हैं R, रेडियस इसकी R है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी अंडर रूट R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। पॉइंट चार्ज की वजह से P पर इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉइंट चार्ज dq यानी ये जो हमने डिफरेंशियल सेगमेंट एज्यूम किया है, दिस डिफरेंशियल सेगमेंट ट्रीट किया जा रहा है एज अ पॉइंट चार्ज, और इस पॉइंट चार्ज की वजह से P पर इलेक्ट्रिक फील्ड,
तो आपको मालूम है पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है वो अवे फ्रॉम दी चार्ज होती है। पॉइंट चार्ज की वजह से जो फील्ड तैयार होती है वो डिफरेंशियल चार्ज है, तो डिफरेंशियल फील्ड भी लिखी जाएगी डी। और क्या रूल था, पॉइंट चार्ज की वजह से फील्ड जो होती है वो अवे फ्रॉम दी चार्ज होती है इफ चार्ज इज पॉजिटिव, एंड उस पॉइंट पर शो की जाती है, उस पॉइंट पर वेक्टर शो किया जाता है जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करना होता है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अवे फ्रॉम दी चार्ज होती है। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। तो लिख देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू a differential segment due to a differential segment DE इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला था, एक पॉइंट चार्ज के लिए फॉर्मूला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। अगर मीडियम इंक्लूड कर रहे हैं तो के लिख दीजिए, नहीं इंक्लूड कर रहे हैं तो के मत लिखिए। Q यहाँ पे DQ अपॉन R स्क्वायर यहाँ पे डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कितनी है √R² प्लस R², इसका स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट कैंसिल हो जाएगा, तो ये मिल जाएगा R² प्लस R²। ये फील्ड की वैल्यू आ गई ड्यू टू अ सेगमेंट एट पॉइंट P। एक सेगमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिल रही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के DQ अपॉन R² प्लस R²। अब थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट कीजिए, थोड़ा इमेजिन करेंगे कि जैसे जैसे हम सेगमेंट को चेंज करते जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो चेंज होती जाएगी। आपने जब यहाँ सेगमेंट लिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये आई है, जब यहाँ पर एक सेगमेंट लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऊपर आ जाएगी। ले लेते हैं एक सेगमेंट यहाँ ले लीजिए, इस सेगमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरह से, ये डी। सारे सेगमेंट्स आइडेंटिकल हैं तो हर सेगमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा बट डायरेक्शन चेंज होती जाएगी। अगर आप इमेजिन करें तो जब सारे सेगमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ ऑब्जर्व करेंगे इस पॉइंट P पर, तो ये एक कोनिकल स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेगी, यानी हर सेगमेंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो रही है। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है। देखिए स्केलर फिजिकल क्वांटिटी को अगर इंटीग्रेट किया जा रहा है तो ईजिली किया जा सकता है, लेकिन जब हम वेक्टर क्वांटिटी को इंटीग्रेट करते हैं तो हमें थोड़ा सा सोचना पड़ता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, डी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, और इसे हम इंटीग्रेट करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन है क्या हम डी को इंटीग्रेट कर सकते हैं? आंसर है नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? उसकी वजह यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेगमेंट बाय सेगमेंट चेंज हो रही है, और किसी वेक्टर क्वांटिटी की अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो उसे आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते जब तक कि डायरेक्शन का वेरिएशन ख़त्म ना हो जाए। तो पहली कोशिश हमारी ये होती है कि डायरेक्शन में जो चेंजेस आ रहे हैं उनको रिजॉल्व किया जाए, इस प्रॉब्लम को पहले रिजॉल्व किया जाए डायरेक्शन वाली, फिर हम आगे इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो जब भी वेक्टर क्वांटिटी को इंटीग्रेट करें तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि डायरेक्शन शुड बी रिजॉल्व फर्स्ट, डायरेक्शन को पहले रिजॉल्व किया जाना चाहिए। तो पहले हम डायरेक्शन को इसको सॉल्व करेंगे, कितने हर सेगमेंट के लिए डायरेक्शन सेम आ जाए या कुछ ऐसा मॉडिफिकेशन की डायरेक्शन सेम रहे। तो हमने यहाँ पे 2 आइडेंटिकल सेगमेंट ले लिए। एक्चुअल में है क्या, ये रिंग जो है अपनी एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। ये रिंग जो है हमारे पास ये अपनी एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। दिस रिंग इज सिमेट्रिक अबाउट इट्स एक्सिस। अगर आप कॉन्सेंट्रेट करें तो ये रिंग अपनी एक्सिस के अबाउट, एक्सिस के किसी भी पॉइंट से आप रिंग के किसी भी हिस्से को देखिए तो ये एक जैसी नजर आएगी। तो एक्सिस के अबाउट रिंग जो है वो सिमेट्रिक है, और सिमेट्रिक होने की जब सिमेट्रिक वाले केसेस आ जाते हैं तो हम एक तरीका इस्तेमाल करते हैं, तरीका मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो हम क्या करते हैं, जब हमने सिमेट्रिक रिंग है तो हम एक आइडेंटिकल सेगमेंट हम इसके ठीक सामने कंसीडर कर लेते हैं।
इसके ठीक सामने एक हम ये आइडेंटिकल सेगमेंट और ले लेते हैं डी क्यू चार्ज का। तो अब 2 सेगमेंट्स हो गए एट 180 डिग्री, 2 सेगमेंट्स 180 डिग्री। जब सिमेट्रिक कंडीशन आ जाए तो हम आइडेंटिकल सेगमेंट्स की हेल्प ले लेते हैं। तो ऐसा ही एक सेगमेंट हमने यहाँ ले लिया है, पहले से ही ड्रॉ कर चुका हूँ 180 डिग्री। अब इन 2 सेगमेंट्स जो 180 डिग्री में हैं, इन 2 सेगमेंट्स की वजह से डायरेक्शन क्या होगी? तो 2 इलेक्ट्रिक फील्ड बनी। ये एंगल अगर हम थीटा मान लें तो ये भी थीटा होगा। क्यों थीटा होगा? क्योंकि बोथ साइड सिमेट्रिक कंडीशन है। वर्टेक्स अपोजिट एंगल तो ये भी थीटा और ये भी थीटा मिल जाएगा। अब कंपोनेंट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके कंपोनेंट्स किए जाते हैं। डी ई कॉस थीटा इधर आ जाएगा डी ई साइन थीटा। इस कंपोनेंट क्यों करेंगे रिजल्ट, तो ये भी होगा डी ई कॉस थीटा और ये आ जाएगा डी ई साइन थीटा। डी ई साइन थीटा ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट हैं, सो दे आर कैंसिल ईच अदर, कैंसिल हो, दे विल कैंसिल विद ईच अदर। ये एक दूसरे से कैंसिल, एक दूसरे को ये कैंसिल कर देंगे बिकॉज दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन की वजह से ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो ये कंपोनेंट कैंसिल हो गया। बचे कौन से कंपोनेंट्स? ये 2 कंपोनेंट्स जो हैं वो दोनों सेम डायरेक्शन में हैं। 2 हैं यहाँ पर, चाहे बना लीजिए जरूर। ये दोनों क्या है? सेम डायरेक्शन में। दोनों सेम डायरेक्शन में है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, अब आप लिखेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू 2 identical segments at 180 डिग्री। अब 2 आइडेंटिकल सेगमेंट जो कि 180 डिग्री के एंगल पर है, देख सकते हैं 180 डिग्री के एंगल पर है, उनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है सपोज डी ई डैश, और ये क्या हो जाएगी 2 डी ई कॉस थीटा। ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट, सॉरी ये इक्वल अपोजिट कैंसिल हुए। डी ई कॉस थीटा सेम डायरेक्शन में है, तो एड अप हो जाएंगे। तो ओवरऑल रिजल्ट क्या आ गया कि जब हम 2 आइडेंटिकल सेगमेंट्स लेते हैं तो 2 आइडेंटिकल सेगमेंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म हो रही है P पर, उसकी डायरेक्शन क्या है? अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग, अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग, अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग। तो हमारे पास अब एक नई चीज़ आई। अगर हम एक एक सेगमेंट लेके चलते हैं तो डायरेक्शन में लगातार चेंजेस हो रहे हैं। अब हमने एक सेगमेंट और लिया, ये इसके बगल वाला सेगमेंट लेते हैं, ये इसका जस्ट ये सेगमेंट, इसके बगल में 180 डिग्री पर ये सेगमेंट आ जाएगा, ये सेगमेंट। तो इन 2 सेगमेंट्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, मेन चीज़ है डायरेक्शन को एनालाइज करना। ये 2 सेगमेंट जो हमने लिए थे 180 डिग्री पर, तो इनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आई थी वो अवे फ्रॉम दी सेंटर। इसके बगल में 2 सेगमेंट ले लीजिए, इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अवे फ्रॉम दी सेंटर। फिर इसके बगल में 2 सेगमेंट ले लीजिए, इनकी वजह से इन 2 सेगमेंट्स जो 180 डिग्री पर हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अवे फ्रॉम दी सेंटर। फिर 2 सेगमेंट लीजिए 180 डिग्री पर, इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अवे फ्रॉम दी सेंटर। फिर 2 सेगमेंट्स लीजिए 180 डिग्री पर, इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अवे फ्रॉम दी सेंटर। ऐसे करते करते आप जितने भी 2 आइडेंटिकल सेगमेंट्स, जब 2 आइडेंटिकल सेगमेंट्स एट 180 डिग्री पर लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अवे फ्रॉम दी सेंटर ही आएगी, मतलब एक ही डायरेक्शन रहेगी। और अगर एक सिंगल सेगमेंट लेके चलते हैं तो डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही है। तो डायरेक्शन अगर चेंज हो रही है तो इंटीग्रेट आप नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हम डी को इंटीग्रेट नहीं कर सकते, बल्कि हम डी डैश को इंटीग्रेट करेंगे। मेरी बात शायद आपको समझ में आई हो। डी को इंटीग्रेट क्यों नहीं कर सकते?
इसलिए नहीं कर सकते कि इसकी डायरेक्शन कंटिन्यूअसली, ये एक सेगमेंट की वजह से है और एक सेगमेंट की वजह से होने से इसकी डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही है। डी डैश को हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, इसलिए कर सकते हैं क्योंकि ये टू आइडेंटिकल सेगमेंट एट 180 पर है और इन दोनों की वजह से जो डायरेक्शन आई है वो अवे फ्रॉम दी सेंटर है। तो कोई एक सेगमेंट लोगे तो डायरेक्शन चेंज होती चली जाएगी, कोनिकल स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। टू आइडेंटिकल सेगमेंट ले लोगे तो हर बार ये दो कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अवे फ्रॉम दी सेंटर आ जाएगी। तो हमारी कोशिश वेक्टर क्वांटिटी में ये होती है कि इसको इंटीग्रेट करने से पहले उसकी डायरेक्शन को एनालाइज कर लिया जाए। तो सिमेट्रिक कंडीशन मिल रही है तो आइडेंटिकल केसेस लेकर हम डायरेक्शन को रिजॉल्व कर लेते हैं। जब सिमेट्रिक नहीं मिलती है तब क्या करते हैं, इस पर हम आगे बात करेंगे। डी डैश, तो डी डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी डैश इज इक्वल टू 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा देखिए राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। इसमें कॉस थीटा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस ये मिल गया आर और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर मतलब पावर हाफ। इसको अरेंज करके लिख सकते हैं डी ई डैश इज इक्वल टू 2r अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। ये हमारे पास डी ई डैश की वैल्यू आ गई। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड at P due to the charged circular ring, due to the charged circular रिंग। चार्ज सर्कुलर रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अब क्या होगी, तो मान लीजिए ई होगी। इंटीग्रेट किसको करेंगे, डी ई डैश को करेंगे। डी ई को इंटीग्रेट नहीं कर सकते, रीज़न हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। डी ई डैश को इंटीग्रेट करेंगे। डी ई डैश को जब इंटीग्रेट करेंगे तो जो कॉमन टर्म है पहले उसको बाहर कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2r अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, ये सारा टर्म कांस्टेंट है, सिर्फ डी क्यू आ जाएगा वेरिएशन में। और डी क्यू का इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो यहाँ हमने लिखा था क्यू, तो क्या क्यू लिख दें? अब आंसर है नहीं, क्यू ही नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि हमने क्या किया एक्चुअल में 2 आइडेंटिकल सेगमेंट्स लिए हैं। 2 आइडेंटिकल सेगमेंट जब हम लेंगे तो एक सेगमेंट जब यहाँ से 2 आइडेंटिकल सेगमेंट लिए हैं, अब देखिए हम 180 डिग्री पर रिंग को कंप्लीट कर रहे हैं इस तरह से। 2 आइडेंटिकल सेगमेंट जब हम लेके चल रहे हैं इस तरह से, तो एक रिंग कंप्लीट होता, एक रिंग कंप्लीट हो जाएगी अगर एक सेगमेंट को हम आधा घुमाएंगे। देखिए इसको यहाँ था ऐसे लेके आए, एक सेगमेंट को हम आधा रिंग यानी हाफ रिंग तक मूव कराएंगे तो दूसरा सेगमेंट भी हाफ तक मूव हो जाएगा। जब 2 आइडेंटिकल सेगमेंट लेके चलेंगे, जब 2 आइडेंटिकल सेगमेंट लेके चलेंगे इस तरह से, ऐसे देखना दिक्कत होगी आपको, ये 2 आइडेंटिकल सेगमेंट जब लेके चलेंगे ये ऐसे, तो केवल हाफ रोटेशन ही दिया जाएगा। फिर देखिएगा हाफ रोटेशन ही दे रहे हैं हम, ये वाले टिप ऊपर की तरफ है, अब ये नीचे आ जाएगी। नीचे आने का मतलब है 180 डिग्री से रोटेट किया, 180 डिग्री रोटेट किया मतलब हमने केवल हाफ रोटेशन दिया। और एक सेगमेंट अगर हम लेते तो हमको पूरा रोटेशन देना पड़ता। तो एक सेगमेंट अगर हम लेके चलते हैं तो हमें कंप्लीट रोटेशन, और कंप्लीट रिंग पर चार्ज कितना है क्यू, तो हम लिखते हैं क्यू। लेकिन हमने जो हमने इस केस को सॉल्व किया है तो हमने 2 आइडेंटिकल सेगमेंट्स लिए हैं।
2 आइडेंटिकल सेगमेंट्स लिए हैं, इसका मतलब हम केवल हाफ रिंग ही कंसीडर करेंगे। तो हाफ रिंग के टोटल चार्ज को देखेंगे तो यहाँ पर डी क्यू जो है वो 2 सेगमेंट्स आइडेंटिकली लेके चलने वाला केस को सॉल्व करता है। तो 2 सेगमेंट्स आइडेंटिकली लेके चल रहे हैं, इसलिए यहाँ पे डी क्यू की वैल्यू हो जाएगी q/2। तो E मिल जाएगा 2r अपॉन 4πε0 के r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2 डी क्यू हो जाएगा q/2। तो ध्यान रखिएगा q/2 क्यों हुआ है, क्योंकि हम केवल हाफ रिंग के लिए ही कंसीडर करेंगे। एक सेगमेंट हाफ रिंग तक जाएगा, दूसरा इसका सेगमेंट जो आइडेंटिकल सेगमेंट था वो अदर हाफ रिंग को कंप्लीट कर देगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द रिंग मिल जाएगी 1/4πε0 के QR अपॉन r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज सर्कुलर रिंग आ जाता है। ये कंप्लीट डिस्क्रिप्शन मैंने आपको किया है। अभी और केसेस हम करेंगे, कुछ केसेस हम कराएंगे जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, तो वो केसेस हम कराएंगे। आज हमने आपको सिर्फ रिंग का केस कराया है, नेक्स्ट क्लास में हम इसके कई पार्ट्स में वीडियो बनाएंगे, तो हर पार्ट में अलग अलग सेक्शन इस केस पर हम बात करेंगे। आज की क्लास हम यहीं रोकेंगे। थैंक्स।